हेलो गाइस। जीएसटी में आप लोगों का कल पेपर है और मैंने ये सोचा है कि क्यों ना पेपर के पहले मैं आपको 30-40 मिनट्स की ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दूं जिसको सिर्फ आप आंखें बंद करके हेडफोन्स लगा के इसे सुने और आपको पूरा का पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाए। तो मैं मैराथन तो आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ जिसके अंदर पूरे पूरे वीडियोस भी यूट्यूब पे डले हुए हैं, लेकिन अब मैंने सोचा कि बच्चों को और कैसे हम और अच्छे से रिवाइज करवा सकते हैं। तो हमने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ और इस 30 to 35 या 40 मिनट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोग पूरा जीएसटी शांति से रिवाइज कर लेंगे। तो या तो दो तरीके हैं, या तो एक तरीका ये है कि आप अपनी कॉपी ओपन करके इसको हेडफोन्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के आप रिवाइज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है पेपर होने ही वाला है, आने ही वाला है और हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो सिर्फ आंखें बंद करो और आंखें बंद करके इसको कान में लगा के चुपचाप पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग सुन लो। लेकिन ये रिकॉर्डिंग बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छे से पूरे के पूरे जीएसटी को रिवाइज करने में मदद करेगी। तो फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स आप लोगों को इस रिकॉर्डिंग को बहुत शांति से आराम से सुनना है। अगर हम जीएसटी की बात चालू करें तो जीएसटी के अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हुआ है और 160 कंट्रीज़ जो है वो ऑलरेडी जीएसटी लागू कर चुकी थी। फ्रांस पहला कंट्री था जिसने 1954 में जीएसटी लागू किया था। जम्मू एंड कश्मीर एक अकेला ऐसा स्टेट था जिन्होंने 8 जुलाई से जीएसटी लागू किया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा लॉ पास करने में टाइम लग गया। तो नॉट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इन जम्मू एंड कश्मीर जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 8 जुलाई 2017। जीएसटी की खास बात अगर हम करें तो जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी एक वैट टैक्स है बिकॉज उसमें वैट का एक मैकेनिज्म चलता है। जीएसटी में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ क्रेडिट है, क्योंकि आगे से आगे जीएसटी में क्रेडिट आगे से आगे पर्सन को पास ऑन होती रहती है और कोई कास्केडिंग इफेक्ट भी जीएसटी में नहीं आता है। जीएसटी में कौन सा मॉडल फॉलो होता है, तो जीएसटी में डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो होता है। इसमें हम सप्लाई को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई और दूसरी होती है इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में और इंटर स्टेट मतलब स्टेट के बाहर। अब स्टेट के बाहर भी हो सकता है, यूनियन टेरिटरी के बाहर भी हो सकता है, और अगर इंपोर्ट भी होता है तो भी उसे इंटर स्टेट ही माना जाएगा। तो जीएसटी में इंपोर्ट को भी डीम्ड इंटर स्टेट मान लिया जाता है। लोकल सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी लगता है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर डिफिशिएंसीज इन ओल्ड टैक्स मैकेनिज्म है, जो कि आई थिंक एग्जाम के अंदर नहीं पूछेंगे। उसके बाद मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। मैंने आपको बताया था इसके अंदर आपको मेन 4 थंब रूल याद रखने हैं। पहला थंब रूल ये है कि आईजीएसटी का क्रेडिट जब तक फिनिश नहीं हो जाए तब तक दूसरे क्रेडिट को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, ये पहला थंब रूल है। दूसरा थंब रूल ये है कि जैसे ही आईजीएसटी का क्रेडिट आपने ख़त्म कर दिया तो पहले वो आईजीएसटी का आईजीएसटी से होना चाहिए, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी से, आपकी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। लेकिन उसमें थंब रूल आप ये लगा सकते हो कि अगर उसका खुद का क्रेडिट ज़्यादा है तो उसको बाद में दो। जैसे सीजीएसटी खुद की क्रेडिट बहुत सारी पड़ी है तो सीजीएसटी को आईजीएसटी बाद में दो, पहले उसका यूज़ एसजीएसटी से कर दो। तीसरा थंब रूल ये है कि जैसे ही आपने आईजीएसटी का क्रेडिट को ख़त्म कर दिया, अब आप पहले सीजीएसटी के क्रेडिट को फिनिश करेंगे और उसमें भी पहले खुद का टैक्स खुद से होगा। तो सीजीएसटी का टैक्स सीजीएसटी से होगा और एसजीएसटी का टैक्स एसजीएसटी से होगा। और चौथा और फाइनल थंब रूल ये है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एक दूसरे से कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे। इन 4 थंब रूल के साथ आप इजीली क्रॉस यूटिलाइजेशन के ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर चुके होंगे। तो यही थंब रूल आपको इसमें याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने क्रॉस यूटिलाइजेशन के बाद एक टॉपिक और पढ़ा था, टैक्स सब्स्यूम्ड कौन कौन से हैं जीएसटी के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज़ में काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स और अदर सेस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम्ड हो गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज़ का आज भी लग रहा है, पर इंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का हट चुका है। लॉटरी और गैम्बलिंग टैक्स हट चुका है, लग्जरी टैक्स हट चुका है, परचेज टैक्स और एंटी टैक्स भी हट चुका है। अब कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं, तो ध्यान रखना, टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज और दूसरा जीएसटी दोनों लगता है। पेट्रोल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज और वैट लगता है। कस्टम्स में अभी भी बेसिक कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग रहा है। स्टेट एक्साइज लगती है अल्कोहल और नारकोटिक्स के ऊपर। तो नारकोटिक्स ऐसे प्रोडक्ट हैं इस पर स्टेट एक्साइज भी लगती है और जीएसटी भी लगता है। अल्कोहल ऐसा प्रोडक्ट है इस पर स्टेट एक्साइज भी लगती है और स्टेट का वैट भी लगता है। मल्टीप्लेक्सेस और अम्यूजमेंट पार्क की बात करें तो उस पर जीएसटी भी लगता है और लोकल बॉडीज़ का एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता है। नारकोटिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो उस पर ऑफकोर्स मैंने अभी बताया स्टेट एक्साइज भी लगती है और साथ में
जीएसटी भी लगता है। टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी दोनों लगता है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आए थे जीएसटी के अंदर जीएसटी को लागू करने के लिए, और उसमें सबसे पहला अमेंडमेंट आया था आर्टिकल 246A, जो कि ये बताता है कि सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और स्टेट में गवर्नमेंट के पास में जीएसटी को लेके रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज बनाने का पावर है। उसी आर्टिकल में ये भी लिख दिया गया, इंटर स्टेट सप्लाई पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो सर पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, साथ में एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आते हैं। इनके ऊपर जीएसटी अभी नहीं लग रहा, लेकिन फ्यूचर में लगाया जा सकता है। उसके लिए जीएसटी काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन देगा। आर्टिकल 269A बताता है कि अगर आईजीएसटी कलेक्ट होता है तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉर्शन होगा, और इंपोर्ट के ऊपर भी आईजीएसटी ही लगाया जाता है। ये बात आर्टिकल 269A ने बोली है। आर्टिकल 279A बोलता है कि जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट करेगा। चेयरपर्सन उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, और उसके जो मेंबर्स होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। वोटिंग राइट्स ऐसा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोटिंग राइट्स रहेंगे, 2/3 वोटिंग राइट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेंगे। कोई भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी 3/4 ऑफ द मेजोरिटी उसको रेजोल्यूशन को पास करेगी। अगर वो पास नहीं करती है तो फिर इन दैट केस वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जीएसटी काउंसिल्स के क्या क्या पावर्स हैं। तो जीएसटी रेट्स, एग्जम्पशंस, रजिस्ट्रेशंस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपोजिशन, थ्रेशोल्ड, रिटर्न्स, ये सब के डिसीजन जो लेना है वो सब जीएसटी काउंसिल ही लेती है। ये हमने सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चैप्टर हम लोगों का आया था सप्लाई, और सप्लाई जब हम लोगों ने पढ़ना चालू किया तो सबसे पहले बात करी थी सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन 7 ये बताता है कि सप्लाई के अंदर 5 तरह की सप्लाई होती है, 7(1)A, 7(1)B, 7 शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। 7(1)A बोलता है सप्लाई विद कंसिडरेशन, मतलब ऐसी सप्लाई जिसमें कंसिडरेशन भी शामिल है, तो वो सप्लाई 7(1)A में आती है। अगर आपको याद हो तो इसमें 5 अलग अलग शर्तें थी। किसी भी सप्लाई विद कंसिडरेशन को होने के लिए एक तो ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, एक कंसिडरेशन होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए और एक गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। 8 अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन सप्लाई में ज़रूरी है, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, ट्रांसफ़र और डिस्पोजल। टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? 2 लोग, या तो जो रजिस्टर्ड हैं या फिर जो लाइबल और रजिस्टर्ड है उन्हें टैक्सेबल पर्सन मानते हैं। कंसिडरेशन में 2 तरह के कंसिडरेशन होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, लेकिन 3 एक्सक्लूजन्स से, रिफंडेबल डिपॉजिट, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, और अगर आपको प्योर एजेंट की तरह रीइंबर्समेंट मिल रहा है तो उसे भी कंसिडरेशन नहीं होते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन बड़ी थी। बिजनेस की डेफिनेशन बोलती है कोई भी एक्टिविटी इसमें चाहे प्रॉफिट इन्वॉल्व हो या ना हो, कोई भी कॉमर्स, कोई भी प्रोफेशन, कुछ भी कर रहा हूँ तो बिजनेस है। उसकी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी भी बिजनेस मानी जाएगी। कैपिटल गुड्स खरीद रहा बेच रहा हूँ वो भी बिजनेस माना जाएगा। और अगर मैं कोई क्लब अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहा है वो भी बिजनेस है। अगर कहीं एंट्री टिकट के लिए एडमिशन फीस लग रही है वो भी बिजनेस है। कोई ऑफिस बेरर या कोई ऑफिस होल्डर कोई ऑनरेरियम या रेम्यूनरेशन ले रहा है तो वो भी बिजनेस है। और कोई रेस क्लब ऑर्गेनाइजर कोई रेस क्लब इस ऑर्गेनाइज करने की या उसकी बैटिंग की सर्विसेज ले रहा है, टोटलाइजर और लाइसेंस बुकिंग बन रहा है, वो भी बिजनेस है। गवर्नमेंट एज ए पब्लिक अथॉरिटी काम करती है तो उसे भी बिजनेस जाएगा। फाइनली सप्लाई विद कंसिडरेशन में 5वीं शर्त है गुड्स और सर्विसेज। गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बट इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एक्सचेंजेबल क्लेम्स। 2 चीज़ें एक्सक्लूड होती है, मनी और सिक्योरिटीज़। सर्विसेज मीन्स एवरीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज़, पर इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो शेयर ट्रांजैक्शंस, तो जो शेयर ब्रोकर है वो जीएसटी के दायरे में आते हैं, और दूसरा जो करेंसी एक्सचेंज करने वाले मनी एक्सचेंजर या बैंक होते हैं जो कमीशन लेते हैं वो भी जीएसटी में सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं, तो उन्हें सर्विसेज माना जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने 7(1)B पढ़ना चालू किया था, और 7(1)B बात करता है रिगार्डिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। मैंने आपको बताया था अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन है तो उसे हम यहाँ पे सप्लाई मानेंगे, चाहे बिजनेस हो या बिजनेस ना हो। तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं और अगर वो विथ कंसिडरेशन है तो उसे हमेशा सप्लाई माना जाएगा, चाहे उसमें कंसिडरेशन मिले, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन हमेशा 7(1)B में सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 हमने पढ़ना चालू किया था, और शेड्यूल 1 सबसे पहले बात करता है सर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन की। उसमें पहला पॉइंट था कैपिटल गुड्स आपने जिस पर आईटीसी क्लेम किया है उसे आपने डिस्पोज ऑफ किया है, तो आपको आईटीसी रिवर्सल के लिए 18 सबसेक्शन 6 के अंदर अमाउंट पे करना पड़ता है, जो हम लोगों ने आईटीसी चैप्टर के अंदर पढ़ा था। 5% पर क्वार्टर रिड्यूस होने के बाद वाला अमाउंट, या टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर।
दूसरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटिव फॉर बिजनेस इन इंडिया। अगर मैंने किस बिना कंसिडरेशन के होल्डिंग ने सब्सिडरी ने होल्डिंग से सर्विसेज इंपोर्ट की है और कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया है, तो भी वो बिजनेस के लिए यूज़ हुई है तो उसके ऊपर जीएसटी इंडिया में लगेगा, उसे सप्लाई माना जाएगा। प्रिंसिपल और एजेंट की सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें 2 क्लॉज थे। क्या प्रिंसिपल एजेंट को बिलिंग कर रहा है और एजेंट आगे अपने खुद के नाम से बिलिंग कर रहा है? अगर हाँ, तो फिर इन दैट केस वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो विदाउट कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन हुआ है उसे भी सप्लाई मानेंगे। और अगर प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू माल बेच जरूर रहा है लेकिन बिलिंग डायरेक्टली प्रिंसिपल कस्टमर के नाम पे कर रहा है, तो फिर वहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, वहाँ पे उसे फिर सप्लाई माना नहीं जाएगा। शेड्यूल 1 में एक और पॉइंट था, डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटिव को सप्लाई किया। अगर आपने इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र किया है या आपने अपने रिलेटिव को सप्लाई किया है तो वहाँ पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर, अगर आपका एम्प्लॉई है और उसको आप गिफ्ट दे रहे हो तो 50,000 रुपये तक की छूट आपको वहाँ पे मिलेगी। रिलेटिव किसे माना जाएगा? सर, मेंबर ऑफ सेम फैमिली, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, कंपनी और डायरेक्टर, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर या सोल डिस्ट्रीब्यूटर। उसके अलावा कंपनी के रिलेशंस को भी रिलेशन में यहाँ पे काउंट किया है। एक का कंट्रोल दूसरे पे है, मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी है। दोनों का कंट्रोल तीसरे पे है, मतलब कॉमन होल्डिंग है। एक का कंट्रोल दोनों पे है, मतलब कॉमन सब्सिडरी है। और रिलेटिव्स दोनों में 25-25% से ज़्यादा की वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो वो रिलेटिव माने जाएंगे, और अगर वो रिलेटिव है तो उनको कोई भी कंसिडरेशन लिए बिना भी आप सप्लाई करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके बाद शेड्यूल 3 जो है वो बात करता है किसे सप्लाई मानना ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है और उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई भी सर्विस दे रहा है तो उसे कभी भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगेन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल में कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, जैसे मैं अगर नाहटा पे पढ़ा रहा हूँ, तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं, तो वो सप्लाई माना नहीं, सप्लाई है वो शेड्यूल 3 में कवर नहीं होगा। दूसरा था पार्लियामेंट्री पोजीशंस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज, एमपीज, ये अगर सर्विसेज दे रहे तो इनकी सप्लाई को सप्लाई नहीं मानते। कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर फ़ी चार्ज कर रहा है तो वो भी सप्लाई नहीं है। हाउएवर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर फीस चार्ज कर रहा है तो सप्लाई है। वो एग्जामिशन के अंदर भी हम लोगों ने उसको लेके पढ़ा था। अगर स्टेट गवर्नमेंट लीकर लाइसेंस बांट रही है तो वो भी सप्लाई नहीं है। अगर एक गाड़ी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट मूवमेंट कर रही है, पैसेंजर ले जाने के लिए, गुड्स ले जाने के लिए, या सर्विसेज रिपेयरिंग के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस हो रहा है, वो भी सप्लाई नहीं है। मरने के बाद वाली सर्विसेज, ब्यूरियल, फ्यूनरल, क्रिमेशन, मॉर्चरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज पर्सन सप्लाई नहीं है। अगर म्यूनसिपालिटी और पंचायत की कोई सर्विसेज गवर्नमेंट दे रहा है तो वो भी सप्लाई नहीं है। लैंड और बिल्डिंग सप्लाई नहीं है सेल करना। हाउएवर, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को बेचा है, अगर आपने कंसिडरेशन कंस्ट्रक्शन करने के पहले ही ले लिया है तो फिर शेड्यूल 2 में उसे सप्लाई मान लिया जाता है। अगर इंपोर्ट के दौरान बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, क्लियरेंस के पहले अगर कोई इंपोर्ट के दौरान टाइटल ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, तो उसे भी सप्लाई माना नहीं जाएगा। और एक्शनेबल क्लेम्स में बेटिंग, गैमलिंग और लॉटरी को छोड़ के कोई और तरह के एक्शनेबल क्लेम्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसे भी सप्लाई माना नहीं जाएगा। तो ये है शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन। शेड्यूल 2 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं डायरेक्टली बात करना चालू कर देता हूँ हमारे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई को लेके। दैट इज़ कवर्ड इन सेक्शन 8। 2 तरह की सप्लाई होती है, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई। दोनों में क्या खास बात है? सर, 2 या 2 से ज़्यादा सप्लाई हम एक साथ कर रहे हैं, इन कंजंक्शन है, मतलब उसके लिए एक प्राइस पे किया है और दोनों नेचुरली बंडल्ड है और उसमें से एक चीज़ प्रिंसिपल सप्लाई। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाती है, आपकी जो सप्लाई है उसे कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। और ख़ास बात यह है कि पूरी सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई ही मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं होटल के साथ ब्रेकफास्ट फ्री दे रहा हूँ तो पूरी सप्लाई को होटल ही मान लेंगे। स्कूल में मैं पढ़ाने के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा हूँ, पूरे को स्कूल फीस ही मान के पूरे को कॉम्पोजिट सप्लाई मान जाएगा। हाउएवर, अगर नेचुरली बंडल्ड आइटम नहीं या फिर कोई प्रिंसिपल आइटम नहीं है तो फिर मिक्स सप्लाई का क्लॉज, मिक्स सप्लाई बोलता है जिसका हायर रेट है वो वाला आपको सप्लाई। तो अगर मैंने चिप्स और बिस्किट्स को एक कॉम्बो बना के बेचा है तो जिसका हायर रेट है वही रेट पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी थी। जैसे अगर मैंने प्रिंटिंग करवाई है तो बुक्स की प्रिंटिंग और एनुअल रिपोर्ट्स की प्रिंटिंग को हमेशा प्रिंटिंग सर्विस मानते हैं, लेकिन यहीं आप एनवेलप की प्रिंटिंग करवा रहे हो या टिश्यू पेपर्स की प्रिंटिंग करा रहे हो तो उसको सेल ऑफ टिश्यू पेपर या सेल ऑफ एनवेलप मानेंगे, प्रिंटिंग सर्विस नहीं माने। रीट्रीडिंग ऑफ टायर में एक्चुअली जो टायर्स की रीट्रीडिंग सर्विस होती है वही प्रिंसिपल है, तो उसे ही प्रिंसिपल किया जाएगा।
इसके बाद हम लोगों ने सप्लायर चैप्टर के अंदर और कुछ खास पढ़ा नहीं था, मॉड्यूल के अंदर और कुछ खास ऐसा ज़्यादा है नहीं, मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट कराया है, उसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। के बाद अगला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, चार्ज ऑफ जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी चालू होता है सेक्शन नंबर 9 से, और 9 के 5 पार्ट है, 9(1), 9(2), 9(3), 9(5), 9(1) बात करता है रिगार्डिंग चार्जिंग सेक्शन, 9(2) पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाने की बात करता है, 9(3), 9(4), 9(5) आरसीएम की बात करता है, 9(3) के अंदर कुछ नोटिफाइड सर्विसेज है जिस पे आरसीएम लगता है, 9(4) में कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट है जिस पे आरसीएम लगता है, और 9(5) में ई कॉमर्स वाला पॉइंट है जिस पे आरसीएम है। अब सबसे पहले अगर हम ई कॉमर्स वाले पॉइंट की बात चालू करें तो इसमें 4 सर्विसेज हैं जो आरसीएम में आती हैं, जहाँ पे ई कॉमर्स टैक्स भरेगा, सप्लायर टैक्स नहीं भरेगा। सबसे पहला है रेडियो टैक्सी, दूसरा है अकोमोडेशन सर्विसेज, तीसरा है हाउस कीपिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज, और चौथा है फूड डिलीवरी। इसमें 2 के साथ इफ़ लगा था, मतलब अगर होटल और हाउस कीपिंग, होटल और हाउस कीपिंग इन दोनों में ई कॉमर्स पे लाइबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर खुद रजिस्टर्ड है तो फिर होटल हाउस कीपिंग सर्विसेज पे आरसीएम 9(5) के अंदर नहीं लगेगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कब आरसीएम लगेगा, कब आरसीएम नहीं लगेगा। होटल और हाउस कीपिंग में आरसीएम 9(5) में सिर्फ तब लगेगा जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। बाकी फूड डिलीवरी और रेडियो टैक्सी में ऑलवेज आरसीएम है 9(5), हमेशा आरसीएम लगेगा चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड हो या सप्लायर रजिस्टर्ड ना हो। ये हमने आरसीएम के अंदर मेनली पढ़ा था। तो 9(3) के आरसीएम मैंने एग्जाम्पशन के साथ पढ़ाए थे, तो मैं वहीं उसको कवर करूंगा। इसके बाद मैं सेक्शन 10 पे आ गया था। 9(4) आपके सिलेबस में नहीं है। 9(4) में जो कंस्ट्रक्शन के केस में आरसीएम लगता है वो आपके सिलेबस के अंदर है ही नहीं, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला सेक्शन हम लोगों ने चालू किया था कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के अंदर एक्चुअली 2 तरह की कंपोजिशन स्कीम होती है। एक कवर हुई है 10(1) और 10(2) में, ये एक है जो मैन्युफैक्चर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विसेज वालों को मिलती है। एक कवर हुई है 10(2)A में, जो कि अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है। तो 10(1) और 10(2) के अंदर जो कंपोजिशन स्कीम कवर्ड है वो MTR के लिए, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट। सबसे पहले क्या टर्नओवर लिमिट है सर? अगर आप 8 स्टेट्स में आते हैं जो स्पेशल कैटेगरी के लिए हैं तो आपकी लिमिट है 75 लाख रुपीज़ की। लेकिन अगर आप और किसी स्टेट में आते हैं तो आपकी प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर लिमिट हो जाएगी 1.5 करोड़। अगर आप इसके अंडर टर्नओवर पिछले साल में, या इतना टर्नओवर ही आपका पिछले साल में रहा है 75 लाख और 1.5 करोड़ का, तो आपके ऊपर फिर कंपोजिशन स्कीम लागू होगी। अगर टर्नओवर इसको एक्सीड कर गया तो फिर आपके ऊपर कंपोजिशन स्कीम लागू नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका सर्विस का प्रपोर्शन आपके टोटल गुड्स के टोटल टर्नओवर के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 लाख और 10% विच एवर इज़ हायर, इससे ज़्यादा आप सर्विस MTR वाली स्कीम के अंदर नहीं दे सकते। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो 10% ऑफ द टर्नओवर तक की आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। 10(2)A में टर्नओवर लिमिट एक्चुअली 50 लाख है। सारे स्टेट्स के लिए 50 लाख रुपए के अंदर का टर्नओवर आपका रहा, या 50 लाख तक का भी टर्नओवर रहा, तो आप इस साल कंपोजिशन स्कीम दे सकते हो। यहाँ पे आप सर्विस मेन दे रहे हो तो गुड्स आप 5 लाख रुपए तक के बेच सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्नओवर कैसे निकालें? तो टर्नओवर मतलब होता है एग्रीगेट टर्नओवर, और एग्रीगेट टर्नओवर में हम क्या क्या लेते हैं? टैक्सेबल सप्लाई सारी आ जाती है, एग्जाम सप्लाई भी आ जाती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आ जाती है, और जीरो रेटेड सप्लाई भी आ जाती है। जीरो रेट सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। क्या नहीं आएगा? एक्चुअली एक तो जीएसटी के टैक्सेस टर्नओवर में से हटाने हैं, एक आरसीएम में कोई इनवर्ट सप्लाई है तो वो टर्नओवर में से हटेगी, और सिर्फ कंपोजिशन के लिए एक चीज़ और हटानी है, इंटरेस्ट। कंपोजिशन में इंटरेस्ट इनकम को हम कहीं भी टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में ना करंट ईयर में, तो कंपोजिशन टर्नओवर में कहीं भी काउंट नहीं होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर कंपोजिशन में टैक्स रेट्स क्या हैं? मैन्युफैक्चर के लिए टैक्स रेट है 0.5 और 0.5% ऑफ टर्नओवर। ट्रेडर के लिए टैक्स रेट है 0.5 और 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। रेस्टोरेंट के लिए है 2.5% प्लस 2.5% ऑफ टर्नओवर, और सर्विसेज 10(2)A वाले जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए भी है 3% और 3% ऑफ टर्नओवर। सिर्फ एक ट्रेडर ही है जहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर यूज़ हुआ है, बाकी सबके लिए एग्रीगेट टर्नओवर यूज़ हुआ है, मतलब पूरा टर्नओवर पे टैक्स देना है। तो ट्रेडर टैक्सेबल टर्नओवर पे टैक्स देगा, बाकी सब लोग पूरे टर्नओवर पे टैक्स जो है वो पे करेंगे। अब इसके बाद हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए थे, और इसमें इन एलिजिबिलिटी पड़ी थी कि कौन लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो पहले नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते उसमें आएगा पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम और ब्रिक्स और रूफिंग टाइल। ब्रिक्स और रूफिंग टाइल्स का अमेंडमेंट था। दूसरा, इंटरस्टेट करने वाला गुड्स या सर्विस का इंटरस्टेट करने वाला कंपोजिशन नहीं ले सकता।
जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है इस साल में, करंट ईयर में जो अल्कोहल पेट्रोल की सप्लाई कर रहा है वो कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता, और जो ई कॉमर्स के थ्रू माल बेच रहा है वो भी कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी कॉम्पोजिशन नहीं। कंपोजिशन लेने के लिए पहले पैन इंडिया बेसिस पे लेना पड़ेगा, मतलब या तो सारी ब्रांचेस के लिए मिलेगी या किसी के लिए भी नहीं मिलेगी। दूसरा, आप इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा, आप कंपोजिशन टैक्स जो 1% या 5% या 6% जो भी पे कर रहे हो वो आप कस्टमर से बिल में अलग से जोड़ नहीं सकते, इसीलिए कंपोजिशन वाला बंदा बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, टैक्सेबल इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, और उसे अपने साइन बोर्ड पे मेंशन करना पड़ता है कि वो कंपोजिशन डीलर है। अब इसको ऑप्ट इन करने के दो तरीके हैं कंपोजिशन स्कीम में, या तो आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ऑप्ट इन कर सकते हो, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप स्विच ओवर कर सकते हो, लेकिन स्विच ओवर सिर्फ आप बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ही कर पाओगे। और यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन में एंटर हो रहे हो तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 और 5 के हिसाब से। अगर आप कंपोजिशन से बाहर आ रहे हो तो आप वॉलेंट्री कभी भी कंपोजिशन से बाहर आ सकते हो, और आपको कंपोजिशन से ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप कंपोजिशन से बाहर आते हैं तो यू हैव टू इंटीमेट विद इन 7 डेज, फॉर्म नंबर इज CMP04। अगर आपने कंपोजिशन स्कीम का टर्नओवर करंट ईयर में भी क्रॉस कर दिया 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख, तो उसके ऊपर का टर्नओवर जो भी होगा उस पर आप कंपोजिशन टैक्स रेट से टैक्स नहीं पे आपको रेगुलर टैक्स रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। ये भी हमने कंपोजिशन स्कीम के अंदर पढ़ा था। इसके साथ हमारा सेक्शन 10 भी पूरा हो गया था। फिर हम लोगों ने चालू किया था सेक्शन 11 जो कि एग्जम्पशंस की बात करता है, और उसके अंदर मेजर एग्जम्पशंस में रिवाइज करवा दूंगा। सेक्शन 11 सबसे पहले बोलता है पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन, सरकार को पावर है कि जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे एग्जम्पशन दे सकती है। जनरल और स्पेशल दो तरह की एग्जम्पशन होती है। अगर एक साल के अंदर अंदर कोई क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन आ जाए तो उस एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन का रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। गुड्स की एग्जम्पशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ सर्विसेज की एग्जम्पशन है। सबसे पहले एग्जम्पशन हमने सेक्टर लिया था हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज का, जिसके अंदर हमने बोला था कि अगर कोई बीमारी को क्योर या ट्रीटमेंट करने का कोई मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है और आयुष दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कर रहा है, तो फिर डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेज, पैरामेडिकल स्टाफ, जानवरों का डॉक्टर, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, जानवरों के डॉक्टर को बोलते हैं वेटरनरी क्लिनिक्स, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अगर हॉस्पिटल ले रहा है तो, और अगर रिहैब में कोई रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज दे रहा है और वो रिहैब गवर्नमेंट या 12AA एंटिटी चला रही है तो वो सर्विसेज भी डॉक्टर्स और मेडिकल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज सारी एग्जम्प्ट हो जाएगी। फिर हमने रिलीजियस और चैरिटेबल सेक्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी अगर कोई कर रहा है, पंडित है, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। हज कमेटी और KMVN अगर कहीं तीर्थ यात्रा करवा रही है तो वो एग्जम्प्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है, अब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एक्चुअली क्या होती है, चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है मेडिकल अवेयरनेस फैलाना, मेडिकल कैंप लगवाना, एडवांसमेंट ऑफ योगा, रिलीजन, या फिर आप किसी नीडी जैसे ऑर्फन, मेंटली डिसेबल्ड या 65 ईयर्स से ऊपर के रूरल एरिया के एजेड लोगों को पढ़ा रहे हो तो वो सब चैरिटेबल एक्टिविटी में आएगा। इवन एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए आप काम कर रहे हो तो उसे भी चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। अगर ये ट्रस्ट 12AA में रजिस्टर्ड है और वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है तो उस पर GST नहीं लगेगा। इवन अगर वो कोई कोचिंग ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा है तो उस पर भी GST नहीं लगेगा। अगर वो सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है चैरिटेबल एक्टिविटी के पर्पस के लिए तो उस पर भी GST नहीं लगेगा। ट्रस्ट अगर कोई ओल्ड एज होम चला रहा है या सरकार कोई ओल्ड एज होम चला रही है जब 25,000 रुपये से ज़्यादा का कंसिडरेशन नहीं है तो वहाँ पे भी GST नहीं लगेगा। अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट है और वो रेंटिंग कर रही है प्रेसिडेंट्स ऑफ प्रीमाइसेस की तो भी GST नहीं लगेगा। पर अगर रूम का रेंट 1000 या उससे ज़्यादा है, हॉल का रेंट 10,000 या उससे ज़्यादा है, या दुकान का पर मंथ रेंट 10,000 या उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तीसरा एग्जम्पशन एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज में हमने पढ़ा था, जहां हमने बोला था कि अगर आपने किसान ने कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी है तो वो सब एग्जम्प्ट है, जिसमें उसका कल्टीवेशन, इरिगेशन, कटिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, फ्यूमिगेशन, वेयरहाउसिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेंटिंग सब आ जाएगा। फार्म लेबर, एग्रो मशीनरी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, इवन मंडी की सर्विसेज, राइस की लोडिंग अनलोडिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग, एनिमल्स की स्लॉटरिंग भी कवर हो जाएगी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कवर हो जाएगा। और अगर सरकार नेचुरल रिसोर्सेज किसान को असाइन कर रहे हैं तो वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर कवर हो जाएगा। और अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुई है तो ये सारी सर्विसेज एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी, इन पे GST नहीं लगेगा। एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहले 3 तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एग्जम्पशन है, या तो स्कूल, प्री स्कूल होना चाहिए, या ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि कोर्स या करिकुलम रिकॉग्नाइज बाय लॉ है वो चला रहा है, या कोई अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स है जैसे ITI और पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हो गए।
अगर वो लोग स्टूडेंट स्टाफ फैकल्टीज़ या एडमिशन एंट्रेंस फीस ले रहे हैं तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। इवन अगर कोई स्कूल है वो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, केटरिंग, एडमिशन, एग्जाम और हाउस कीपिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज ले रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो रिकॉग्नाइज बाय लॉ डिग्री दे रहा है, उसकी सिर्फ दो सर्विसेज एग्जम्प्ट है, एक तो कंडक्ट ऑफ एग्जाम और एडमिशन, दूसरा सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल। अगर कोई अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स चला रहा है तो वो सिर्फ एक ही सर्विस जो लेगा वो एग्जम्प्ट है, वो है कंडक्ट ऑफ एग्जाम और एडमिशन। आईआईएम का एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को छोड़ के बाकी सब एग्जम्प्ट है, सिर्फ ईडीपी जो उसका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो टैक्सेबल होगा। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट से इम्बार्क कर रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट है। दूसरा, उड़ान योजना के अंदर अगर आप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर कोई वायबिलिटी गैप फंडिंग का पैसा एयरलाइन कंपनी अर्न कर रही है तो वो भी एग्जम्प्ट है। रेलवे में नॉन एसी मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, रोपवे एग्जम्प्ट है, पर रोपवे ट्रैमवे टैक्सेबल है, बाकी नॉन एसी मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे सब एग्जम्प्ट है। रोड में नॉन एसी बसेज, ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज, मीटर्ड कैब एग्जम्प्ट है। एसी बसेज और हायर्ड बसेज जो है वो टैक्सेबल है। वाटर में सिर्फ टूरिज्म टैक्सेबल है, अदर देन दैट और कोई इनलैंड वाटरवेज या कोई बोट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होंगे। अगला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करें तो एयर में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कार्गो दोनों एग्जम्प्ट है। रोड में और रेलवेज में सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स का एग्जम्पशन है। रोड में एक एग्जम्पशन और है जीटीए को लेके, वो जीटीए के एग्जम्पशंस क्या है वो हमें पढ़ने हैं। तो जीटीए में सबसे पहले अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो एग्जम्प्ट हो। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन या सरकार को कोई सर्विसेज दे रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट है। और जीटीए अगर कोई सर्विसेज दे रहा है जहाँ पे उसकी पूरी गाड़ी का किराया 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो भी एग्जम्प्ट है। और अगर बहुत सारे लोगों का पार्सल है उस गाड़ी के अंदर तो उस कंसाइनी का किराया 750 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो वो भी एग्जम्प्ट है। अब जीटी के पास में दो तरह से टैक्स देने के ऑप्शन होते हैं, या तो खुद टैक्स दे सकता है 12% आईटीसी लेके, या फिर वो बोल सकता है मुझे टैक्स नहीं पे करना और 5% आरसीएम में टैक्स मतलब खुद ना लेके सामने वाले से 5% आरसीएम टैक्स लगवा सकता है, पर उस केस में उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो दो ऑप्शन जीटी के पास में हमेशा रहेंगे। अगला हमने पढ़ा था गवर्नमेंट की सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज थी जो कि टैक्सेबल और एग्जाम थी, जैसे पोस्ट ऑफिस सर्विस गवर्नमेंट की एग्जाम है, लेकिन एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज की टैक्सेबल है और वो नॉर्मल चार्ज में आती है। सरकार की पोर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज भी टैक्सेबल है, वो भी नॉर्मल चार्ज में आती है। सरकार की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी टैक्सेबल है, वो भी नॉर्मल चार्ज में आती है। पर सरकार की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, फीस वाली सर्विसेज एग्जम्प्ट है। सरकार अगर आरटीआई में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए पैसे ले रही है वो एग्जम्प्ट है। सरकार अगर कोई म्यूनसिपालिटी, पंचायत का काम कर रही है तो वो एग्जम्प्ट है। अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज किसान को असाइन कर रही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वो एग्जम्प्ट है। ओल्ड एज होम ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो भी एग्जम्प्ट है। सरकार अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, डिले ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कोई पेनल्टी या लेट फीस ले रही है तो वो भी एग्जम्प्ट है। सरकार अगर पीएसयू को लोन की गारंटी दे रही है तो वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। अगर सरकार कोई प्रॉपर्टी किराए पे देती है तो पहली बात, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे तो कोई टैक्स है ही नहीं। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है और वो स्मॉल बिजनेस को दिया है तो टैक्सेबल तो है लेकिन एनसीएम में आएगा। और अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी सरकार ने किसी बिग बिजनेस को दी है तो वो टैक्सेबल तो है पर आरसीएम में आएगा। इसके अलावा सरकार की कोई और सर्विसेज है तो सिर्फ तब टैक्सेबल होगी जब किसी बड़े बिजनेस एंटिटी को दी है, मतलब जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है उनको दी है और कंसिडरेशन उस सर्विस का 5000 रुपये से ज़्यादा है तो वो सर्विस टैक्सेबल होगी और वो आरसीएम में आएगी, अदरवाइज वो पूरी सर्विसेज एग्जम्प्ट हो जाएगी। सरकार जो सर्विसेज ले रही है उसमें भी बहुत सारे एग्जम्पशन है, जैसे फेयर प्राइस शॉप से अगर सरकार सर्विस ले रही है वो एग्जम्प्ट है। सरकार जीएसटीएन की सर्विसेज ले रही है वो भी एग्जम्प्ट है। सरकार अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लेता है और वहाँ पे गुड्स की वैल्यू 25% से ज़्यादा है तो वो भी एग्जम्प्ट है। और अगर सरकार कोई ट्रेनिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज ले रही है तो उसमें भी अगर सरकार 75% है उससे एक्सपेंसेस बॉन्ड करती है तो वो भी एग्जाम माने जाएंगे। आरबीआई, आईआरडीए, ईएफपीओ, सेबी, ईएसआईसी, पेंशन फंड, नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट, एफएसएसएआई, पब्लिक लाइब्रेरीज, फॉरेन एम्बेसीज, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो, पब्लिक कन्वीनियंसेज, ये सब एग्जम्प्ट है। बैंकिंग में आरबीआई की सर्विसेज एग्जम्प्ट है। बैंक जो लोन्स और एडवांसेस पे ब्याज लेती है वो भी एग्जम्प्ट है, पर अगर बैंक क्रेडिट कार्ड का ब्याज ले रही है तो वो टैक्सेबल होता है। बैंक के बाकी सारे चार्जेस टैक्सेबल है, पर अगर जनधन योजना के अंदर अकाउंट खोले गए हैं तो बैंक के चार्जेस भी एग्जम्प्ट हो जाएंगे। अगर क्रेडिट कार्ड के स्वाइप करने का चार्ज लगाया जा रहा है 2000 रुपये से कम का सेटलमेंट अमाउंट हुआ तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बैंक या मनी एक्सचेंज वालों के बीच में हो रहा है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। और अगर कोई बिजनेस फैसिलिटर या करस्पॉन्डेंट है और वो रूरल एरिया में बैंक को सर्विसेज दे रहा है तो वो भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है।
बैंकिंग में आरसीएम भी बहुत सारे हैं, जैसे अगर ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विस देती है तो आरसीएम लगता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज आरबीआई को दी जा रही है तो आरसीएम लगता है, अगर बैंक को रिकवरी एजेंट सर्विसेज दे रहा है तो भी आरसीएम लगता है, अगर बैंक को कोई अर्बन एरिया का बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विसेज दे रहा है तो भी आरसीएम लगता है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बैंक को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम नहीं है, पर कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट है जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है तो भी आरसीएम लगता है। इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो भी आरसीएम लगता है। और बैंक का कोई डीएसए है और वो बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म नहीं है, इंडिविजुअल है, बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म नहीं है, और वो बैंक को सर्विस दे रहा है तो भी आरसीएम। इसके बाद अगला एग्जाम्शन लीगल सर्विसेज को लेके पड़ा था, बड़ा सिंपल था। अगर लॉयर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज सिर्फ तब टैक्सेबल है जब या तो बिजनेस एंटिटी को दी गई है तो टैक्सेबल है, वो भी आरसीएम के अंदर, और दूसरा अगर सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो भी टैक्सेबल है, वो एनसीएम में टैक्सेबल है। बाकी सारी सर्विसेज लॉयर्स की एग्जम्प्ट है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर अपन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट है, पर कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दे रहे हैं तो टैक्सेबल होगा। वहाँ पे गवर्नमेंट अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रही है किसी बिग बिजनेस एंटिटी को तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज एनसीएम ही रहेगा। होटल रूम 1000 रुपये से कम है तो टैक्सेबल है, 1000 एग्जम्प्ट है, 1000 या 1000 से ज़्यादा हुए तो टैक्सेबल हो जाएंगे। आर्टिस्ट अगर 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा परफॉर्मेंस के ले रहा है, वो भी क्लासिकल आर्ट परफॉर्मेंसेस के, तो टैक्सेबल है। 1.5 लाख से कम हुआ तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, पर आर्ट क्लासिकल और फोक होना चाहिए, अदरवाइज वो टैक्सेबल होगा। इंक्यूबेटर और इंक्यूबेटी को एग्जाम्शन पढ़ा था हमने। अगर कोई टीबीआई है, स्टेप है या बायो इंक्यूबेटर है, वो इंक्यूबेटी को सर्विस दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। इवन इंक्यूबेटी की 50 लाख तक की टर्नओवर एग्जम्प्ट होगा अगर प्रीसीडिंग ईयर में उसका टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस नहीं किया है, और ये एग्जाम्शन 3 सालों तक इंक्यूबेटीज़ को मिलेगी। अगर आप प्रीमाइसेस के एडमिशन की बात करें तो नॉर्मली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जू, म्यूजियम्स होते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती है, उनके एंट्री टिकट्स पूरी तरह से एग्जम्प्ट होते हैं। अगर कोई कॉन्सर्ट, ब्यूटी पेजेंट, सर्कस, स्पोर्ट्स इवेंट है तो 500 रुपये तक का टिकट इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट टैक्स हुआ तो एग्जम्प्ट होगा, 500 से ऊपर का टिकट हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगला अनइनकॉर्पोरेट बॉडी में हाउसिंग सोसाइटी है, 7,500 रुपये तक की एग्जाम्शन है, उसके ऊपर अगर वो मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं तो उसके ऊपर वाला अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा, पर ध्यान रखना उसका टोटल टर्नओवर भी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस होना चाहिए। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल में अगर कोई एसटीयू बस हायर कर रही है तो वो एग्जम्प्ट है, अगर कोई लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिक बस हायर कर रही है तो वो एग्जम्प्ट है, अगर कोई ट्रक जीटीए को हायर पे दिया जा रहा है तो वो एग्जम्प्ट है, और कोई बस अगर स्कूल बस चलाने वाले बंदे को हायर पे दी जा रही है तो भी वो एग्जम्प्ट है। ये मेन एग्जाम्शन थी जो मैंने आपको बता दी। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ एग्जाम्शन है पर वो एग्जाम में आने की चांसेस थोड़े कम है। आरसीएम के भी मेजरली सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए, कुछ पॉइंट रह गए जैसे सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम में आरसीएम लगता है, आर्टिस्टिक और कोई ऑथर है तो आरसीएम लगता है, पर वहाँ पे आर्टिस्ट को सिर्फ ऑप्शन है कि वो आरसीएम की जगह एनसीएम चूज कर सकता है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में आरसीएम लगता है, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहा है तो आरसीएम लगता है। सिक्योरिटी एजेंसी अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो अगर किसी ऐसे बंदे को जो रजिस्टर्ड आदमी है और वो गवर्नमेंट और कंपोजिशन डीलर नहीं है, ऐसे बंदे को अगर वो सर्विसेज दे रही है तो भी आरसीएम लगता है। टैक्सी ऑपरेटर में भी जीटीए जैसा क्लॉज है, अगर वो 5% ऑप्शन ऑप्ट करके रखता है और वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और सामने वाला आदमी बॉडी कॉर्पोरेट है और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल या रेंटिंग ऑफ टैक्सी की बात आ रही है तो वो भी आरसीएम में आ जाएगा। तो ये आरसीएम और एग्जाम्शंस भी हमने पूरे कर लिए कवर्ड। अगला चैप्टर हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था वो था टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ईजी है, 2 सेक्शन है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 12 का जनरल क्लॉज बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है, सर जिस दिन मैंने माल भेजा वो, लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई है तो जब मैंने स्टेटमेंट इशू किया वो, और अगर अप्रूवल है तो 6 महीने या जब अप्रूवल आ जाए विच एवर इज अर्लियर, वहाँ तक मुझे बिल बनाना पड़ता है। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस वो होती है। डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस में जो भी अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई जनरल क्लॉज में माना जाएगा। आरसीएम के केस में क्या होगा, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट या इनवॉइस से 31 डेज। अगर ये सर्विसेज का आरसीएम होता तो 31 डे की जगह 61th डे लग जाता। वाउचर में अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू, वाउचर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। इंटरेस्ट और पेनल्टी में हमेशा जिस दिन इंटरेस्ट और पेनल्टी एक्चुअली रिसीव होगी वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और रेसिडुअल केस के अंदर अगर आपके पास में पीरियोडिकल रिटर्न की ड्यू डेट है तो वो पीरियोडिकल रिटर्न भरा है तो उसकी डेट, अगर वो नहीं है तो जिस दिन टैक्स भरा है उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लें। सर्विसेज की बात करें सेक्शन 13, तो यहाँ पे जनरल क्लॉज में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। जनरल क्लॉज में अगर आपने इनवॉइस टाइम से इशू कर दिया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई होगा।
अगर आपने इन्वॉइस टाइमली इशू नहीं किया है तो डेट ऑफ सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब सर्विसेज में टाइम क्या है सर बिल को इशू करने का? नॉर्मली 30 डेज है, बैंक और एनबीएफसीज के लिए 45 डेज है, और अगर ये कंटिन्यूस सप्लाई है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक आपको इन्वॉइस रेज करना रहता है। तो ये ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तक बिल बनाओ। बिल टाइमली बना दिया तो ए में जाओगे, बिल टाइमली नहीं बनाया तो बी में जाओगे। दिस इज ऑल अबाउट द टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक। इसके बाद हम लोगों ने अगला टॉपिक चालू किया था, दैट इज वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन सबसे पहले ये बताता है कि हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही हमारी प्राइस मानी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि दो शर्तें हैं, एक तो आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए और कंसिडरेशन सोल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम 5 चीज़ें हमारी प्राइस में इंक्लूड करेंगे। पहला हम इंक्लूड करेंगे टैक्सेस अदर देन जीएसटी और टीसीएस। टीसीएस और जीएसटी को छोड़ के, आईटी एक्ट का टीसीएस और जीएसटी को छोड़ के बाकी सब हमारी वैल्यू और टर्नओवर में जुड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट और पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट भी जुड़ेगा। उसमें ध्यान रखना, इंटरेस्ट को हमेशा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानना। ब्याज बाद में मिलता है, उस पर हम सेपरेटली टैक्स नहीं ले सकते। तो ब्याज अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो उसे अज्यूम कीजिएगा वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। सब्सिडी प्राइस लिंक्ड है तो ऑफकोर्स वो सब्सिडी भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, पर गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़ के। तो अगर सब्सिडी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है तो सिर्फ एनजीओ की सब्सिडी प्लस कर देना, अगर सब्सिडी एडजस्ट होना बाकी है तो सरकार की सब्सिडी माइनस कर देना। उसके बाद और कोई चार्जेज या थर्ड पार्टी पेमेंट्स है तो वो सब भी जोड़ दिए जाएंगे। एक्सक्लूजन में रिफंडेबल डिपॉजिट आता है, डिस्काउंट आता है और प्योर एजेंट आता है। डिस्काउंट में इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर डिस्काउंट बिल में दिया या बाद में दिया पर वो अग्रीड था तो उसका छूट तो मिलेगा। पर अगर कोई डिस्काउंट ऐसा है जो बाद में दिया और अग्रीमेंट पहले से नहीं था तो उससे सेकेंडरी डिस्काउंट मिलते हैं और उसका बेनिफिट कभी भी आपको टर्नओवर में नहीं मिलेगा, वो डिस्काउंट आपके टर्नओवर में से एक्सक्लूड नहीं होगा। बाकी इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने थे। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर था आईटीसी, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें 3 सेक्शन है, 16, 17 और 18। सबसे काम का है सेक्शन 16 और 17। 16 बोलता है कि साहब 8 शर्तें पूरी करनी है। पहला, गुड्स रजिस्टर पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, गुड्स उसे रिसीव हो जाने चाहिए, पर अगर लॉट्स में हो तो आखिरी लॉट के बाद मिलेगा, और उसके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे उसके पास बिल, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। टैक्स सरकार को जमा होना चाहिए, वो कैसे पता पड़ेगा? 2B, आपके 2B में अगर टैक्स दिख रहा है तो ही आप उसके आईटीसी क्लेम कर पाओगे। अगर 2B में वो इन्वॉइस नहीं दिख रहा है तो आप उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। आपको रिटर्न भरना पड़ेगा आईटीसी क्लेम करने के लिए। कैपिटल गुड्स पे आप टैक्स कंपोनेंट पे डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, और आपको टाइम लिमिट के अंदर अंदर आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या है? अगले साल के सितंबर महीने का रिटर्न का ड्यू डेट, दैट इज 28 अक्टूबर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, नहीं करोगे तो आईटीसी ब्याज के साथ वापस रिवर्स करना पड़ जाएगा। पर उसकी 3 चीज़ें हैं जहाँ पे पेमेंट कंडीशन नहीं लगेगी। एक तो आरसीएम में नहीं लगेगी, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होगा तो नहीं लगेगी, और अगर आप थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पैसा सप्लायर के कहने पे दे चुके हो तो फिर आपको 180 डेज वाला क्लॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट 17 सबसेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट क्या बोलता है? अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है तो उसकी आईटीसी सिर्फ तब मिलेगी, अगर वो पैसेंजर मोटर व्हीकल की बात करें तो वो आईटीसी ब्लॉक्ड है, सिर्फ तब मिलेगी जब आगे की आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो, या आप शोरूम या गाड़ी की डीलिंग करते हो, या फिर आप ड्राइविंग सिखा रहे हो। इवन उसके इंश्योरेंस और रिपेयर की तभी मिलेगी जब गाड़ी पे आईटीसी मिलेगा, लेकिन इंश्योरेंस और रिपेयर की आईटीसी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मोटर व्हीकल और इंश्योरेंस कंपनी को भी दे दी जाएगी। एम्प्लॉय रिलेटेड के अंदर फूड, बेवरेजेस, केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीव, ट्रैवल कंसेशन, मेंबरशिप ऑफ जिम, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है। इनकी आईटीसी सिर्फ 2 केस में मिलेगी, या तो आप इसी का बिजनेस कर रहे हो, आगे सेम कैटेगरी की सर्विसेज दे रहे हो, या फिर लॉ में ऑब्लिगेशन है तो ही आपको इसका आईटीसी मिलेगा। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आईटीसी सिर्फ तब मिलेगा जब पहले कंस्ट्रक्शन, आईटीसी कब नहीं मिलेगा? अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी नहीं आती, तो प्लांट एंड मशीनरी पे किए गए कंस्ट्रक्शन की आईटीसी हमेशा मिलती है, और किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे किए गए कंस्ट्रक्शन की आईटीसी नहीं मिलती है। कंस्ट्रक्शन तब मानेंगे जब आपने उसको कैपिटलाइज किया है, अगर आपने उसको डेबिट किया है पीएनडल में तो रिपेयर है और उसकी आईटीसी ब्लॉक नहीं है, उसकी आईटीसी ऑफकोर्स आप ले सकते हो। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो और आप किसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ही सर्विस ले रहे हो आगे से और आगे दे रहे हो, तो फिर ऑफकोर्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग हुआ है, यहाँ पे भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। मिसलेनियस के अंदर एनआरटीपी को नहीं मिलती, कुछ लॉस हो जाते तो नहीं मिलती है, फ्री गिफ्ट्स और टैक्स इवेजन में टैक्स पे करते हैं तो आईटीसी नहीं मिलती है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन में 18(1)(2)(1)(3), 18(1)(2)(3)(4)(5) है, जो ये बोलता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर आपने कोई कंपोजिशन से बाहर आए हो या फिर आपका आइटम टैक्सेबल हुआ है एग्जाम से,
ऑफ कोर्स अब आप आईटीसी ले सकते हो। अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो सिर्फ इनपुट की ले सकते हो। अगर कंपोजिशन से बाहर आ रहे हो या आपका एग्जाम टैक्सेबल हुआ है तो आप कैपिटल गुड्स की भी 5% पर क्वार्टर माइनस करके आईटीसी ले सकते हो। शर्त यह है कि आपका कोई भी इनपुट और कैपिटल गुड्स 1 साल के अंदर अंदर खरीदा हुआ होना चाहिए, उससे पुराने के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगी। अगला था अगर उल्टा केस है, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो या फिर आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हो या फिर आप कंपोजिशन में जा रहे हो, तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और वो रिवर्सल स्टॉक पे भी होगा, कैपिटल गुड्स पे भी होगा। और यहाँ पे रिवर्सल कैपिटल गुड्स पे प्रोराटा बेसिस पे होगा। 60 मंथ की यूजफुल लाइफ अज्यूम करके आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर डीमर्जर हो रहा है तो आप आईटीसी दूसरे बंदे को मर्जर डीमर्जर सेल में ट्रांसफर कर सकते हो, नेक्स्ट पर्सन उसकी आईटीसी ले लेगा। अगर असेट्स बेच रहे हो तो आपको डिस्पोजल के समय हायर ऑफ टू वैल्यूज टैक्स देना पड़ेगा, आईटीसी -5% और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। लेकिन अगर वही चीज़ आपके कंज्यूमेबल्स है, जैसे अगर आपने टूल्स मोल्स डाइस खरीदे तो वहाँ पे फिर सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लगेगा, वहाँ पे 5% वाला क्लॉज आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने अगला टॉपिक जो पढ़ा था जो इम्पॉर्टेंट है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले 22, 23, 24 समझना पड़ेगा। 22 बोलता है अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में तो आपको जीएसटी में रजिस्टर नहीं होना है। तो वही आदमी जीएसटी में रजिस्टर होगा जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अगर वो एक स्टेट में लायबल है तो ऑटोमेटिकली वो पूरे इंडिया में उसे जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेज है उसे वहाँ वहाँ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो एमएमएनटी स्टेट्स के लिए 10 लाख की लिमिट थी, यू स्टैम्प वाले स्टेट्स के लिए 20 लाख की लिमिट थी। बाकी सारे स्टेट्स में पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, आइसक्रीम और ब्रिक्स की बात करें तो 20 लाख की लिमिट है और बाकी सारे गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट है। तो सर्विस दे रहे हो या आप टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम, एरिएटेड वाटर या ब्रिक्स में डील कर रहे हो तो लिमिट सिर्फ 20 लाख है, बाकी सारे गुड्स के लिए 40 लाख रुपए की लिमिट मानी जाएगी। ध्यान रखना अगर आपका 2 स्टेट में बिजनेस है, लोअर लिमिट पे जाना है, हमेशा लोअर लिमिट पे जाना है, विच एवर इज लोअर लेंगे। अगला मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कब? मॉनेटरी लिमिट के बिना आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस में नहीं, गुड्स में लेना है, हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के। एनआरटीपी सीटीपी लेकिन हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के। आरसीएम वालों को लेना पड़ेगा, जो ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं उन्हें लेना पड़ेगा। जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, टीसीएस कलेक्ट करने की लाइबिलिटी रखते हैं उन्हें लेना पड़ेगा। टैक्सेबल प्रिंसिपल का एजेंट है उसे लेना पड़ेगा, या OIDR सर्विस जो दे रहा है उसे लेना पड़ेगा, और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस थी, इसमें मेन चीज़ थी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा। अगर आप 30 दिन में अप्लाई कर देते हो तो जब से लाइबल टू रजिस्टर्ड हो वो, और अगर 30 दिन में अप्लाई नहीं करते तो जब एक्चुअली ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा उसे ही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। प्रोसीजर बड़ी सिंपल थी, 15 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, 30 दिन के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन करना है 15 दिन के अंदर। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया तो बहुत बढ़िया, 7 डेज़ में ऑफिसर रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन 15 दिन में नहीं किया तो फिर ऑफिसर को 30 डेज़ मिलेंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोई इशू आता है तो आगे 7 दिन में आपको नोटिस का रिप्लाई करना है और ऑफिसर फिर 7 डेज़ में उसी का आगे रिस्पॉन्ड भी देगा। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था यूआईएन होल्डर्स कौन होते हैं। तो एम्बेसीज को यूआईएन होल्डर्स बोलते हैं और उन्हें यूआईएन नंबर मिलता है, जिसके बेस पे वो लोग परचेज पे टैक्स पे जो किया है उसका कैश रिफंड भी ले सकते हैं। सेक्शन 27 के अंदर सीटीपी और एनआरटीपी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो बताता है कि 5 दिन पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी जमा करानी पड़ेगी एडवांस में, और आपको 90 दिन के लिए ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। एक्सटेंशन ले सकते हो नेक्स्ट 90 डेज़ का, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। एनआरटीपी को पासपोर्ट या फिर उस कंपनी का बॉडी कॉर्पोरेट है तो सिन नंबर के बेस पे, और इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव के पैन नंबर के बेस पे ही रजिस्ट्रेशन अलॉट होगा। रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड होते हैं। कोर फील्ड के लिए ऑफिसर की अप्रूवल लगती है और 3 तरह के अमेंडमेंट्स को कोर फील्ड मानते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस बदलना, लीगल नेम बदलना, या डायरेक्टर्स पार्टनर्स ट्रस्टी चेंज होना, तो कोर फील्ड अमेंडमेंट है, वहाँ पे ऑफिसर की अप्रूवल लगती है। नॉन कोर फील्ड में ऑफिसर की अप्रूवल नहीं लगती है। सेक्शन 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है, जहाँ पे हम 2 तरह के कैंसिलेशन पढ़ेंगे, वॉलेंट्री और सुओ मोटो। खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो क्लोजर ऑफ बिजनेस, नो मोर लाइबिलिटी, या फिर सेल डीमर्जर या डेथ ऑफ प्रोप्राइटर में कैंसिल कर सकते हो। ऑफिसर को करना हुआ तो तब करेगा जब आप बिजनेस प्लेस पे नहीं मिले, आपका बिजनेस प्लेस ही नहीं मिला हमको, या फिर आपने बिल गलत फर्जी इशू कर दिए, फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन लिया है, रिटर्न्स 6 महीने या 3 क्वार्टर के फाइल नहीं किए, आपने एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज का भी फॉलो नहीं किया है, तो आपका जीएसटी नंबर डिपार्टमेंट सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है, आपको नोटिस देगा और आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाएगा। और जब तक इंक्वायरी चलेगी, आप रिप्लाई करोगे, तब तक आपका जीएसटी नंबर सस्पेंडेड माना जाएगा। तो ना तो आप बिल रेज कर सकते हो, ना ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो गया
तो फिर आप बाद में रेवोकेशन जरूर अप्लाई कर सकते हो। रेवोकेशन अप्लाई करने के लिए 30 डेज मिलेंगे। हाउएवर यहाँ पे एक्सटेंशन है जो अमेंडमेंट के अंदर मैंने बताया था, अगर आप रेवोकेशन अप्लाई करते हो तो 30 डेज़ के अंदर आपको रेवोकेशन अप्लाई करना है, और उसके पहले जो भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं या टैक्स पेंडिंग है वो जमा कराओ, और फिर रेवोकेशन ऑर्डर ऑफिसर देगा जहाँ कैंसल्ड किया हुआ जीएसटी नंबर वापस जिंदा हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन पीरियड जब सस्पेंड हो चुका था तो उसके रिटर्न्स आपको रेवोकेशन ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर भरने पड़ेंगे। ये रजिस्ट्रेशन टॉपिक को लेके भी हमने डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर के अंदर एक्चुअली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक होता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अंदर 16 कंटेंट तो जो मैंने आपको याद करवाए थे। रजिस्टर्ड बंदा टैक्स इनवॉइस इशू करेगा किसी भी टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो अगर उसने एग्जाम सप्लाई की है तो टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है, जब लाइबल और रजिस्ट्रेशन ग्रांट के बीच के जो बिल है उन्हें रिवाइज करने के लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करते हो। रिसीट वाउचर एडवांस रिसीव हुआ है तो इशू होता है, अगर एडवांस वापस कर दिया तो हम रिफंड वाउचर इशू करते हैं। आरसीएम में आपने कोई गुड्स और सर्विसेज ली है तो आप पेमेंट वाउचर इशू करते हो, और डिलीवरी चालान तब इशू होता है जब आप बिल नहीं रेज कर सकते क्योंकि आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स तो है लेकिन वो सप्लाई नहीं है, तो फिर वहाँ पे डिलीवरी चालान इशू करना पड़ता है। डेबिट नोट बिल को बढ़ाने के लिए रहता है और क्रेडिट नोट बिल को कम करने के लिए रहता है। तो आपको इनवॉइस वैल्यू या डिस्काउंट देना है, रेट को कम करना है तो क्रेडिट नोट, रेट को बढ़ाना है, बिल वैल्यू को बढ़ाना है तो डेबिट नोट। और एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा था ई वे बिल, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, उसे हम पूरा का पूरा अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे। फाइनली हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। 3 तरह के लेजर्स होते हैं, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। इसके अंदर कुछ खास पॉइंट ऐसे थे नहीं। एक तो चालान कैसे भरते हैं उसका फॉर्मेट मैंने पूरा बताया था, अलग अलग पीएमटी के फॉर्म्स है जो आप अच्छे से एक बार पढ़ लिए होंगे, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। और पीएमटी फॉर्म्स के अलावा इसमें एक मेन चीज़ है, माइनर और मेजर हेड में एडजस्टमेंट हो सकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आप कैश लेजर में माइनर और मेजर हेड से एक दूसरे से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके अलावा किस किस चीज़ का यूज़ क्रेडिट में पेमेंट में नहीं होगा, तो मैंने बताया था क्रेडिट का यूज़ आप आरसीएम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट इनको पे करने में यूज़ नहीं कर सकते। एक और खास बात मैंने बताई थी सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट को लेके। मैंने बताया था अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर 18% का ब्याज लगेगा, और आप टैक्स डिफॉल्ट करते हो तो आपके ऊपर फिर 24% का ब्याज लगेगा। इसमें ध्यान रखना, अगर आपने रिटर्न लेट भरा है तो आपको क्रेडिट एडजस्ट करके जो नेट अमाउंट होगा उस पर ब्याज देना है, लेकिन अगर आपने रिटर्न नहीं भरा और बाद में जाके टैक्स इवेजन आया तो आपको ब्याज पूरे ग्रॉस अमाउंट पे लगेगा, वहाँ पे आईटीसी एडजस्ट होने के बाद वाले अमाउंट पे ब्याज नहीं देना है, पूरे अमाउंट पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात हमने की थी। फाइनली लास्ट चैप्टर हमने एक और पढ़ा था रिटर्न्स। रिटर्न्स के अंदर एक रिटर्न है GSTR-1 जो कि सेक्शन 37 में कवर होता है। अब उसकी ड्यू डेट क्या है, अगर आप QRMP में आते हो तो आपको रिटर्न भरना है नेक्स्ट क्वार्टर की 13 तारीख तक, अगर आप रेगुलर स्कीम में आते हो तो आपको अगले महीने की 11 तारीख तक रिटर्न भरना है। अगर GSTR-1 बिजनेस बंद कर रहा हूँ या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है तो महीना खत्म होने के पहले भी भर सकता हूँ। GSTR-1 को रिवाइज नहीं कर सकते तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, वही रेक्टिफिकेशन की ड्यू डेट अगले साल की सितंबर महीने का रिटर्न और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको GSTR-1 के कंटेंट एक बार पढ़ने तो मॉड्यूल में पेज नंबर 10.13 पे कंटेंट दिए वो एक बार देख लेना। एक होता है 2A और 2B रिटर्न, मैंने बताया था 2A और 2B में बेसिकली ITC दिखती है आपको हर महीने और ये रिटर्न जनरेट होता है अगले महीने के, हाँ हमारा जो मंथ है उसके नेक्स्ट मंथ की 14th को, 13 तारीख तक सारे GSTR-1 भरा जाते हैं, 14 तारीख को 2A और 2B जनरेट होता है। 2B को देख के ही हम ITC क्लेम कर सकते हैं, तो GSTR 2B के अकॉर्डिंग ही ITC क्लेम हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर शुरू के दो कोई आदमी क्वार्टरली रिटर्न भर रहा है और सामने वाला आदमी मंथली रिटर्न पे है तो सामने वाले को मैं हर महीने ITC कैसे ट्रांसफ़र करूंगा, मेरे को तो क्वार्टर के एंड में रिटर्न भरना है, तो इस केस में मैं IFF फैसिलिटी का यूज़ करता हूँ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब पहले और दूसरे महीने में मैं रिटर्न नहीं भरूंगा, बस उसके इनवॉइस मेरी GST पोर्टल पे चढ़ा दूंगा, अपने आप सामने वाले को 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो उसके हिसाब से उसके ITC ले सकता है। पर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में हर महीने सिर्फ 50 लाख रुपए तक के बिल ही आप चढ़ा सकते हो, और तीसरे महीने में तो आप IFF यूज़ ही नहीं कर सकते, 2 महीने ही आपको IFF यूज़ करने को मिलेगा। हर महीने 50 लाख रुपए तक के बिल आप IFF के अंदर चढ़ा सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर अपन QRMP स्कीम के अंदर जाते हैं तो पहले तो QRMP स्कीम कौन क्लेम कर सकता है, तो मैंने बताया था QRMP स्कीम से वो ले सकता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। और QRMP में जाते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं टैक्स भरने के, या तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दो या फिर आप पहले और दूसरे महीने में पिछले क्वार्टर में भरे हुए टैक्स का 35% और 35% भर दो। अगर आप उतना भर देते हो तो हम आप पे और कोई ब्याज नहीं
लगाएंगे, मतलब एस्टिमेटेड बेसिस पे पहले 2 महीने में टैक्स भरना रहेगा, बाकी जितना भी बैलेंस टैक्स है वो तीसरे महीने में भर सकते हैं। सर QRMP में GSTR 3B कब तक भरना है? तो मैंने आपको बताया था अगर GSTR 3B QRMP की बात करें और मंथली की बात करें तो मंथली में भरना रहता है अगले महीने की 20 तारीख तक, और QRMP में भरना रहता है अगले महीने की 22 और 24 तारीख तक। डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट में आते हैं, कुछ स्टेट के लिए 22 है, कुछ स्टेट के लिए 24 तारीख है। इंपॉर्टेंट है सर, पहले और दूसरे महीने में QRMP में मैं टैक्स कब जमा कराऊंगा? तो 25 तारीख तक, लेकिन लास्ट तीसरे महीने में तो 24 तक, जब तक आपको GSTR 3B भरना है तभी करना है, लेकिन पहले और दूसरे महीने में 25 तारीख तक मुझे उसका टैक्स भी जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने एक एनुअल रिटर्न पढ़ा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, GSTR 9। एनुअल रिटर्न के बाद हमने फाइनल रिटर्न पढ़ा GSTR 10, जो कैंसिलेशन के लिए आपको जमा कराना पड़ता है कैंसिलेशन से 3 महीने के अंदर अंदर। और इसके अलावा हम लोगों ने लेट फीस पढ़ी थी। लेट फीस में मैंने अमेंडमेंट में बताया था क्या क्या चेंजेस हैं, वो एक बार आप लेट फीस के अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर चेंजेस जरूर नोटिस कर लीजिएगा। और फाइनली GST प्रैक्टिशनर को लेके क्लॉज पढ़ा था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पूरा GST का सिलेबस था। आई होप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया होगा। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये ऑडियो रिकॉर्डिंग अच्छी लगी, क्या आपको इसका कुछ बेनिफिट रहा। और एग्जाम पेपर होने के बाद ऑफकोर्स आप रिव्यू में डालूंगा, तो रिव्यू के अकॉर्डिंग आप उस पर भी आपका रिस्पॉन्स दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से GST करके आना, GST को पहले करना, इनकम टैक्स को बाद में करना। टारगेट लेना 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर मेरा GST का पेपर हो जाए ताकि बाकी टाइम हम इनकम टैक्स को दे सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। अच्छे से पेपर फोड़ के आना। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू।